हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग। एक बार स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पे। ठीक है, आज जो पढ़ने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। और आज एक एक चीज़ को देखेंगे। एड्जॉर्प्शन कर रहे थे हम लोग, ठीक है। एड्जॉर्प्शन को हमने स्टार्ट किया था और आज जो पिछली चीज़ों में जो पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था उसके आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारी वीडियो में और पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। एक बार फिर से मैं कहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि हमने बताया था ज्ञान बांटोगे तो ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है। जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, ठीक है। चलिए आइए अब शुरू करते हैं वीडियो अपनी बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो हमने लास्ट क्लास में जो देखा था, हमने देखा था कुछ एड्जॉर्प्शन के बारे में स्टार्ट किया था। एड्जॉर्प्शन में हमने डेफिनेशंस वगैरह देख ली थी। एड्जॉर्प्शन क्या होता है, एड्जॉर्बेट क्या होता है, एड्जॉर्बेंट क्या होता है, डिजॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है। सारी चीज़ें देख ली थी हमने, किस तरीके से एड्जॉर्प्शन वर्सेस एब्जॉर्प्शन होता है। एड्जॉर्प्शन आपका सरफेस फिनोमिना होता है, कौन आपका बल्क फिनोमिना होता है, कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा होती है, ठीक है। जो आज देखने वाले हैं, आज हम बात करेंगे थर्मोडाइनमिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन की बात करेंगे। क्या बात करेंगे बच्चों? थर्मोडाइनमिक्स, थर्मोडाइनमिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, ठीक है। तो देखते रहिएगा, आज बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत नई नई चीज़ें आपको पता चलने वाली है इसमें कि किस तरीके से आपका थर्मोडाइनमिक्स और एड्जॉर्प्शन को हम डील करते हैं, किस कैसे डील करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है इसमें से, ठीक है। तो आपको पता होनी चाहिए चीज़ें। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, मैंने लिया था कोई मटेरियल और इसका ये माना मैंने, ये आपका क्या है, एड्जॉर्बेंट है। कोई भी आपका सरफेस है जहाँ पे एड्जॉर्प्शन होनी है, ये आपका क्या है, एड्जॉर्बेंट है। मैंने लिया एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल, ठीक है। अभी आपको पता है कि एड्जॉर्प्शन जब भी होता है कि जब ये एड्जॉर्बेंट के पास आएगा, ठीक है। आपका एड्जॉर्प्शन जब भी होगा जब ये एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल इस एड्जॉर्बेंट के पास आएगा। तो अगर ये एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल एड्जॉर्बेंट के पास आ रहा है तो यहाँ पर कौन सी फोर्सेज काम कर रही है? अट्रैक्टिव फोर्सेज काम कर रही है या रिपल्सिव फोर्सेज काम कर रही है? बिल्कुल अट्रैक्टिव फोर्सेस काम कर रही होंगी। क्यों? क्योंकि अगर रिपल्शन हो रहा होता तो एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल एड्जॉर्प्शन के पास, एड्जॉर्बेंट के पास आ ही नहीं रहा होता, ठीक है। तो ये इसके पास आ रहा है। तो अब मैं कहता हूँ कि जब भी बॉन्ड बनता है, जब भी बॉन्ड बनता है तो क्या एनर्जी रिलीज होती है या हमें देनी पड़ती है बाहर से? ऑब्वियसली एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी देना मतलब एनर्जी इवॉल्व हो रही है, एनर्जी बाहर निकलना मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ऑब्वियसली जब भी अट्रैक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज करवाते हैं। और जब भी रिपल्शन होता है तो एनर्जी हमेशा इवॉल्व होती है, बाहर से हमें देनी पड़ती है बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है, तो अट्रैक्शन हो रहा है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। अगर तो मैं बात करूँ एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होगा बच्चों? जल्दी से बताओ। एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होगा? डेल एच ए डी, एड्जॉर्प्शन, इससे मैं इससे डिनोट करूँगा। तो आपको पता है कि जब भी एनर्जी रिलीज होती है तो हमेशा क्या होता है, एंथैल्पी क्या होती है, नेगेटिव होती है, नेगेटिव, स्मॉलर देन जीरो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो डेल एच एड्जॉर्प्शन होगा वो क्या होगा, आपका नेगेटिव होने वाला है, ठीक है, नेगेटिव होगा, ठीक है। जब भी एनर्जी रिलीज होती है तो आपका एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। आपको ये पता भी है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ भी चुके हैं। अच्छा, मैं चेंज इन एंट्रोपी की बात करूँ, ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी की बात करूँ तो देखना, चेंज इन एंट्रोपी का क्या मतलब है, एस फाइनल माइनस एन इनिशियल होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल सही बात है, एन माइनस एस इनिशियल होता है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, जब एड्जॉर्बेंट पे जाके एक्यूमुलेट नहीं हुआ था, जब एड्जॉर्बेट ये फ्री मॉलिक्यूल था, फ्री था, तो इसकी रैंडमनेस क्या होती है? अच्छा, डेलेस के बारे में आप जानते ही होंगे, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रखे हैं। ये क्या होता है? मेजरमेंट, मेजरमेंट मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस मतलब किस मतलब मूव कर रहा है नहीं, मतलब मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, आपका एंट्रोपी से डिनोट करते हैं, कितना ज़्यादा मूव कर रहा है। आपको पता है सॉलिड में मूवमेंट कम होती है तो एंट्रोपी भी उसकी कम हो जाती है। गैस में सबसे हाईएस्ट होती है तो उसकी एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है गैसियस मॉलिक्यूल की, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा मूव करते हैं इधर उधर, रैंडमनेस उसमें ज़्यादा होती है, ठीक है। तो चलिए, जब गैशियस पार्टिकल या एड्जॉर्बेट जो है वो फ्री होंगे तो आपस में इधर उधर टकराएंगे, मतलब घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, सब करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगी, रैंडमनेस यहाँ पे ज़्यादा होगी, रैंडमनेस ज़्यादा होगी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जैसे ही, मैं दोबारा सुनिएगा, जैसे ही यहाँ पर ये एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल इस पर आके एड्जॉर्ब हुआ बच्चों, अगर ये एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल इस पर आके एड्जॉर्ब हुआ तो यहाँ पे अब क्या गैशियस मॉलिक्यूल घूम पाएंगे आपस में? नहीं घूम पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस पर एक्यूमुलेट हो गए, इनकी रैंडमनेस जो है वो डिक्रीज़ हो गई, इसकी रैंडमनेस डिक्रीज़ हो गई। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि इनिशियली आपका ज़्यादा था रैंडमनेस, रैंडमनेस क्या था, ज़्यादा था। और फाइनली ये है आपका फाइनल क्या हो गया आपका, ये रैंडमनेस कम हो गई है। अगर कम हो गई है तो इनिशियल मतलब नेगेटिव वैल्यू तो बढ़ रही है और ये जो पॉजिटिव वैल्यू है वो घट रही है। तो ओवरऑल क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है, ठीक है। अब इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, मेरे को जल्दी से बताइए, ठीक है। एस माइनस एस इनिशियल में आप
डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपकी गैशियस मॉलिक्यूल जो थे वो ज़्यादा रैंडमनेस थे, ज़्यादा मूवमेंट थी उनमें, और जिस तरीके से एड्जॉर्ब होते हैं वो एड्जॉर्ब होने के बाद उनकी रैंडमनेस कम हो जाती है। तो इनिशियली ज़्यादा था मतलब नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, और फाइनली जो कम हो गया का मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, तो मतलब नेगेटिव बढ़ रहा है पॉजिटिव कम हो रहा है, ओवरऑल क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन पे पहुँचेंगे, जो ये होगा डेल एस वो भी क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है, ठीक है। इसकी बात होगी। अच्छा, अब मैं बात करूँ कि एड्जॉर्प्शन है, आपका एड्जॉर्प्शन क्या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ऑब्वियसली, जैसे कि आप देखते हैं कि जैसे आपने कोई मोबाइल फ़ोन अपना रख दिया, या फिर ये छोड़िए, आप टीवी स्क्रीन आपने देखी होगी, टीवी स्क्रीन पे डस्ट पार्टिकल आके चिपक जाते हैं, ठीक है। तो क्या वो डस्ट पार्टिकल आप चिपकाते हैं उसको, या आपका पड़ोसी चिपकाने आता है उस पर, ऑब्वियसली अपने आप ही आके चिपक जाते हैं। एक दो दिन के बाद देखोगे कि उस पर डस्ट पार्टिकल अपने आप चिपके हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एड्जॉर्प्शन जो है वो आपका क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्क्रीन पे आपका डस्ट पार्टिकल आके एक्यूमुलेट हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो एड्जॉर्प्शन, ठीक है। तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो बच्चों, तो मेरे को एक बात बताओ, जो डेल जी की वैल्यू होगी क्या वो ग्रेटर देन जीरो होगी या लेस देन जीरो होगी? ऑब्वियसली लेस देन जीरो होगी यार। इस डेल जी को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। नेगेटिव होना पड़ेगा तभी क्या होगी प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस होगी। अच्छा, चलो और छोड़ो, मैं कहता हूँ कि डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस होता है, ठीक है। ये होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब मैंने कहा कि एंट्रोपी, आपको चेंज इन एंट्रोपी मैंने बता दिया कि नेगेटिव होता है, ठीक है। लास्ट में आपको बताया था पिछले थोड़ी देर पहले ही, ठीक है। अगर ये नेगेटिव है, ठीक है, तो ओवरऑल नेगेटिव और नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव क्या बना लेंगे, पॉजिटिव बना लेंगे, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बना लेंगे। अब इस डेल जी को नेगेटिव होने के लिए क्या डेल एच को नेगेटिव होना पड़ेगा, या फिर और मोर नेगेटिव होना पड़ेगा, मोर नेगेटिव होना पड़ेगा, ठीक है। तो मोर नेगेटिव होना पड़ेगा, ठीक है। जब मोर नेगेटिव होगा तभी तो इस प्लस को काउंटर बैलेंस कर पाएगा, और डेल जी क्या बना पाएगा, नेगेटिव बना पाएगा। जैसे मान लो अगर ये 30 + 30 आ रही है ये वैल्यू, ठीक है, इसको मोर नेगेटिव होना पड़ेगा, तो क्या मतलब इसको अराउंड -30 या सॉरी -35 या -60 या फिर -100 कुछ इस तरीके की वैल्यू आएगी, जब भी तो ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू आएगी डेल जी की, और डेल जी की नेगेटिव वैल्यू आएगी तभी आपका ये प्रोसेस जो होगा स्पॉन्टेनियस हो पाएगा। डेल जी आपका जब भी नेगेटिव आएगा तो स्पॉन्टेनियस हो पाएगा। तो यहाँ से बच्चों एक कंक्लूजन निकलता है, वो क्या, कि डेल जी, डेल एच और डेल एस आपके तीनों क्या होते हैं, आपके नेगेटिव होते हैं बच्चों। इस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो इसको अपनी कॉपी में बेशक से डाल लो। ये आपका डेल जी, डेल एच और डेल एस नेगेटिव होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि बताओ कि एड्जॉर्प्शन में डेल एच की वैल्यू क्या होती है, डेल जी क्या होता है, नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, या कोई वैल्यू दे देगा, उसमें 3 पॉजिटिव साइन होंगे और एक नेगेटिव होगा, तो आपको क्या होता है, लॉजिक लगाना होता है उसमें, ठीक है। क्योंकि आपको वैल्यूज़ याद नहीं रहती हैं कि कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी या इवॉल्व होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लॉजिक से क्वेश्चन भी, लॉजिकल क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इतनी सी चीज़ रही आपकी एड्जॉर्प्शन ऑफ, सॉरी, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। अच्छा, मैंने एक बात कही थी कि एड्जॉर्प्शन जो होता है वो टाइम के साथ डिक्रीज़ होता है। बिल्कुल सही बात है, जो एड्जॉर्प्शन होता है आपका टाइम के साथ डिक्रीज़ होता है। जैसे कि एक्टिव साइट जैसे जैसे भरने शुरू हो जाती है, तो एड्जॉर्प्शन भी क्या होता है, डिक्रीज़ होने लगता है, और डिजॉर्प्शन क्या होता है, इंक्रीज़ करने लगता है। डिजॉर्प्शन क्या होता है, इंक्रीज़ करने लगता है। लेकिन एक ऐसा टाइम आता है कि आपका जो एड्जॉर्प्शन है, जैसे कि एड्जॉर्प्शन है वो तो इंक्रीज़ कर रहा होता है, ठीक है, इनिशियली आपका एड्जॉर्प्शन इंक्रीज़ कर रहा होता है, और जो डिजॉर्प्शन है वो क्या होता है, डिक्रीज़ कर रहा होता है, ठीक है, डिक्रीज़ कर रहा होता है। लेकिन विद टाइम क्या होता है, जो आपका एड्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज़ करने लगता है, और आपका डिजॉर्प्शन है वो इंक्रीज़ करने लगता है। डिजॉर्प्शन और ये एड्जॉर्प्शन, एक टाइम, कुछ टाइम के बाद डिक्रीज़ करने लगता है, और जो डिजॉर्प्शन है मतलब जो एड्जॉर्बेट पार्टिकल है वो रिमूव होते हैं, वो क्या होता है आपका, इंक्रीज़ करने लगता है, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि एड्जॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं। ये आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब कि डिजॉर्प्शन भी उतना ही डिजॉर्प्शन हो रहा है जितना कि एड्जॉर्प्शन हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है तो आपको पता है कि जो डेल जी की वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है बच्चों, जीरो हो जाती है, बिल्कुल जीरो हो जाती है, ठीक है। अगर मैं डेल एस की बात करूँ बच्चों, डेल एस की, ठीक है, डेल जी जीरो हो जाती है, डेल एस की अगर मैं बात करूँ मतलब रैंडमनेस की, कहने का मतलब है कि जो मॉलिक्यूल आ रहा है एड्जॉर्ब होने के लिए, पहले मॉलिक्यूल में रैंडमनेस थी, अब वो एड्जॉर्ब होने के लिए आ रहा है, लेकिन हमने कहा कि जितना एड्जॉर्प्शन है उतना ही डिजॉर्प्शन है। तो मॉलिक्यूल आया लेकिन चिपका नहीं, क्या हुआ, निकल गया, वहाँ पे जाने के बाद निकल गया। तो इनिशियली भी मॉलिक्यूल क्या था आपका, रैंडमनेस थी उसमें, और बाद में भी वो एड्जॉर्ब तो हुआ नहीं, वो डिजॉर्ब हो गया, वो निकल गया वहाँ से, तो निकल गया तो फाइनली भी क्या होगी, उसकी मूवमेंट उतनी ही रहेगी। तो ओवरऑल जो S1 - S2 आता है ना बच्चों, वो क्या हो जाता है, ओवरऑल जीरो हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो रैंडमनेस पहले थी वही रैंडमनेस बाद में है।
तो कोई चेंज आता ही नहीं है, डेल एच क्या हो जाता है आपका ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, अगर आपका अगर मैं इसे पुट करूँ डेल एच माइनस टी डेल एस, ठीक है, तो आपका डेल एस जीरो हो गया। ठीक है, अगर कोई एड्जॉर्प्शन हुआ ही नहीं, एड्जॉर्प्शन हुआ ही नहीं, तो यहाँ से क्या है, एड्जॉर्प्शन हुआ ही नहीं, इधर एड्जॉर्प्शन होता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज हो रही है यहाँ पे डेल एच, जब भी सॉरी एड्जॉर्प्शन अगर मतलब होता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। रिलीज होगी तो अगर मैं कहता हूँ कि अगर एड्जॉर्प्शन हुआ ही नहीं, अगर मॉलिक्यूल आके यहाँ पे चिपका ही नहीं, अगर चिपकेगा ही नहीं, तो एनर्जी रिलीज कहाँ से होगी, अगर एनर्जी रिलीज नहीं हुई तो यहाँ पर डेल एच की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, हम डेल एच की वैल्यू नेगेटिव कब कह रहे थे, जब एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल आपका सरफेस पे आके चिपक रहा था, जब आपको कह रहे थे डेल एच जो हो गई नेगेटिव हो गई। ठीक है, अब देखना, अब ये जीरो डेल एच जीरो डेल एच जीरो, अब जीरो जीरो तो डेल जी भी क्या होना पड़ेगा, जीरो ही होना पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, तो ये क्या होती है आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। तो आप ये पॉइंट डाल के लिख भी सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन वो क्या हो जाता है, इक्वल टू रेट ऑफ डिजॉर्प्शन। ठीक है, और वहाँ पे आपका क्या हो जाता है, डेल जी जीरो हो जाता है, डेल जी देयरफॉर डेल जी इक्वल टू ज़ीरो। सिंपल सी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, बहुत आसान चीज़ थी, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था जेई ने पूछा था 2014 में, जेई ने क्या पूछा था 2014 में पूछा था, बोला था कि एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड सरफेस इज जनरली, ठीक है, बोला था कि एड्जॉर्प्शन जो हो रहा है, एड्जॉर्प्शन जो हो रहा है, दोबारा सुनिएगा, जो एड्जॉर्प्शन हो रहा है ऑन सॉलिड सरफेस सरफेस इज जनरली एक्जोथर्मिक, क्या है, एक्जोथर्मिक है। ठीक है, थर्मिक है, लेकिन इसका कारण पूछा था बिकॉज उसने ऑप्शन दे दिए थे। पहले बोला था कि डेल एच जो होता है वो पॉजिटिव होता है, फिर बी में बोल दिया था उसने कि जो एंट्रोपी होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, या फिर इसने बोला था कि जो एंट्रोपी होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, फिर डी बोला था कि फ्री एनर्जी जो होती है वो पॉजिटिव होती है, कुछ ऐसा करके क्वेश्चन पूछा था। तो आपको पता है कि इसमें आपका क्या होता है, एंट्रोपी क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो आंसर कौन सा जाना था, ये। तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है जेई ने। ठीक है, तो आप सोच सकते हो ना कि कितना मतलब कितना ईजी लेवल का क्वेश्चन आता है, इस पर आसानी से आप कर सकते हो। बस आपको कंसेप्ट चीज़ें चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, आगे पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन के बारे में, टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा इसको, टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन में क्या है। देखिए टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन में जो है बच्चों, वो दो तरीके की होते हैं टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन में। फिजिकल एड्जॉर्प्शन बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा है आपके जेई वाले एग्जाम ने। फिजिकल एड्जॉर्प्शन, फिजिकल एड्जॉर्प्शन, और यहाँ पे क्या है आपका केमिकल एड्जॉर्प्शन, केमिकल एड्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये चीज़ें इतनी आपकी है। ठीक है, इसको जो दूसरा नाम कहते हैं बच्चों, उसको कहते हैं फिजियोजॉप्शन भी कहते हैं, फिजिजॉप्शन या फिजियोजॉप्शन, फिजियोजॉप्शन। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, कैमिजॉप्शन, कैमिजॉप्शन। ठीक है, दो तरीके के होते हैं आपके, बिल्कुल ठीक है। अब इसको एक एक करके पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसको क्या होता है, इसको अगर मैं डिफाइन करूँ फिजियोजॉप्शन को, तो इसको लिख सकते हैं कि जब भी आपके एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में कोई फिजिकल फोर्स होगी सच एज वेंडरवॉल फोर्सेस, तो उस केस में आपका जो एड्जॉर्प्शन होगा वो क्या होगा, फिजिकल एड्जॉर्प्शन होगा। क्योंकि जब भी एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में जो फोर्सेज होती हैं, वेंडरवॉल फोर्सेज होती है। वेंडरवॉल फोर्सेज क्या होती है बच्चों, बहुत ही वीक फोर्स होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ओवरऑल मतलब ये है कि जब भी एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में बहुत ही कम फोर्स होगी या फिर वीक फोर्सेज होंगी, तो उस केस में आपका क्या होगा, फिजिकल एड्जॉर्प्शन कहेंगे, उस प्रोसेस को फिजिकल एड्जॉर्प्शन कहेंगे। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए अपने शब्दों में, या मैं लिखवा देता हूँ आपको। व्हेन पार्टिकल ऑफ एड्जॉर्बेट इज हेल्ड टू द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट by physical forces such as van der Waal van der Waal forces। ठीक है, दिस एड्जॉर्प्शन इज कॉल्ड, एड्जॉर्प्शन क्या कहलाता है, एड्जॉर्प्शन इज कॉल्ड आपका फिजिकल एड्जॉर्प्शन या फिर फिजियोजॉर्प्शन, फिजिकल एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन। ठीक है, ये आपका कहलाता है। केमिकल ऑप्शन में क्या होता है या केमिज ऑप्शन में क्या होता है, केमिज ऑप्शन में ये होता है बच्चों के जो एड्जॉर्बेट के पार्टिकल होते हैं और जो एड्जॉर्बेंट होता है, उनके बीच में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती है
कि आपको उसको क्या कहते हैं, मतलब आपस में जो एनर्जी भी रिलीज़ होती है काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि जब भी एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होंगी तो उसको क्या कहेंगे, केमिजॉर्प्शन होंगे, इसलिए वहाँ पे एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज होती है क्योंकि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्सेज काम में आ रही है। और इसको डिटेल में पढ़ेंगे, फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन को डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को इसको देखेंगे, हर पॉइंट को इसमें देखेंगे, एक एक पॉइंट पे इसका क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो हर पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फिलहाल आप इस पर डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, व्हेन पार्टिकल ऑफ adsorbate held to the surface of adsorbent by chemical forces the adsorption is एड्जॉर्प्शन क्या कहलाएगा, केमिजॉर्प्शन कहलाएगा बच्चों, केमिजॉर्प्शन, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जब H2 और N2 आपका क्या होता है, आपका फेरस, ये आपका क्या होता है, केमिजॉर्प्शन करते हैं। आपके निकल पे आपका ये निकल हुआ या प्लेटिनम जैसे सरफेस पे क्या करता है, आपका बाइंड करता है, मतलब उस पर करता है, तो आपका क्या कहलाता है, केमिकल एड्जॉर्प्शन कहलाता है या केमिजॉर्प्शन कहलाता है, ठीक है। तो इतनी सी चीज़ रही। अब क्या करते हैं, अब इसके बारे में पढ़ते हैं, दोनों के बारे में, फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन को, एक एक पॉइंट को देखते हैं, ठीक है। तो इसको आइए शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट को किस तरीके से इसमें होता है, ठीक है। तो स्लाइड इसमें आप ज़रा कर लेते हैं, ऐड कर लिया हमने, ठीक है। अब देखिएगा, तो देखना बच्चों, यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ बहुत अच्छी चीज़ पढ़ने वाले हैं। अब पहले तो मैं लिखता हूँ फिजिकल एड्जॉर्प्शन, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ केमिजॉर्प्शन, ठीक है। अब देखना, अब फोर्सेस, अब मैंने पहले बताया था कि जो फोर्सेस होने वाली है, तो इसमें पहला पॉइंट डालेंगे, जो फोर्सेस का होते हैं, वीक वेंडरवॉल फोर्सेस होती है, वीक वेंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, ठीक है, बिटवीन एड्जॉर्बेट एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेट है बच्चों, ये एड्जॉर्बेंट, ठीक है। इसमें क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, इसमें स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगर इसमें स्ट्रॉन्ग है और फिजिकल एड्जॉर्प्शन में वीक है, तो मेरे को बताना कि एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होने वाला है, मतलब कि एनर्जी जो रिलीज़ होने वाली है वो किस में ज़्यादा होने वाली है। आपको पता है जब भी वीक बॉन्ड बनता है तो एनर्जी हमेशा कम रिलीज़ होती है, तो इसमें जो होगा लो होगा, एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन लो होगा, क्योंकि इसमें वीक बॉन्ड बन रहे हैं आप में एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में। वहीं केमिजॉर्प्शन में जो बॉन्ड बन रहा है एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रहा है, तो जो रिलीज़ होगी एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन जो होगी वो क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। इतनी सी चीज़। अब देखना, अब थर्ड चीज़ क्या है इसमें, थर्ड चीज़ ये है कि अगर मैं एंथैल्पी ऑफ डिसॉर्प्शन की बात करूँ, तो क्या होगा, वो क्या होगा, लो होगा कि हाई होगा। डिसॉर्प्शन का मतलब है बच्चों कि हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो मॉलिक्यूल या फिर वो जो एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल जो स्टिक हुआ है एड्जॉर्बेंट पे वो निकल जाए, ठीक है। तो जब दोनों के बीच में, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में बॉन्ड ही इतना वीक है, तो थोड़ी एनर्जी देंगे तो वो अपनी सरफेस को छोड़ के भाग जाएगा एड्जॉर्बेट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डिसॉर्प्शन जो होगा लो होगा, ठीक है, और इसमें क्या होगा, डिसॉर्प्शन हाई होगा, ठीक है। ये चीज़ आपकी। फोर्थ में क्या बताया है, फोर्थ में ये बताया बच्चों कि आपका जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर, वो कौन से टेम्परेचर पे आपका फिजिकल एड्जॉर्प्शन होगा वो फेवर करेगा। तो देखो, टेम्परेचर हमेशा इसमें लो रखते हैं, इसमें हाई रखते हैं, इसमें टेम्परेचर हाई रखते हैं, ठीक है। इसमें फिजिकल एड्जॉर्प्शन में लो क्यों रखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो पहले से ही एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में वीक बॉन्ड है, ठीक है, और टेम्परेचर हमने ज़्यादा दे दिया तो क्या वो बॉन्ड जो है सर्वाइव कर पाएगा, नहीं सर्वाइव कर पाएगा, वो टूट जाएगा। तो ठीक है, तो इसलिए जो होता है टेम्परेचर उसको हमें लो करना पड़ता है, ठीक है। कोई भी आपका एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल है बहुत ही वीक है, यहाँ पे वीक फोर्सेस से अटैच है, तो जैसे ही हमने टेम्परेचर दिया है टूट जाएगा, तो इसलिए लो टेम्परेचर जितना रखेंगे उतना हमारा एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट क्या होगा, मतलब अच्छी तरीके से, मतलब टेम्परेचर लो रहेगा तो एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल आपका चिपके रहेंगे आपस में, मतलब एक्यूमुलेट रहेंगे एड्जॉर्बेंट पे, ठीक है। वहीं टेम्परेचर में हाई करना पड़ता है, हाई इसलिए करना पड़ता है बच्चों क्योंकि एक तो आपको पता है कि जो एड्जॉर्बेट में और एड्जॉर्बेंट में अट्रैक्शन होने वाली है स्ट्रॉन्ग,
तो सबसे पहले जब टेम्परेचर हाई करेंगे ना, तो यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेंगे आपस में, ये वाला जो एडजॉर्बेंट में जो होगा, ठीक है, और एडजॉर्बेंट के जो पार्टिकल्स होंगे वो टूटेंगे आपस में। वो टूटने के लिए एनर्जी भी हमें हाई देनी पड़ेगी। फिर हाई देने के बाद क्या करते हैं, ये आपका इस पर स्टिक होते हैं इस तरीके से। और डिटेल में आपको इसके बारे में बताऊँगा, ठीक है, जब इसको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वर्सेस आपका और सर एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बताऊंगा, ठीक है। तो इसको इतना ही ध्यान रखिए कि इसमें टेम्परेचर हाई देना पड़ता है, क्योंकि पहले जो एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करवाना पड़ता है, ठीक है। एक्टिवेट करवाने के बाद वो आपका एक्यूमुलेट होता है एड्जॉर्बेंट पे, ठीक है, और बॉन्ड जो बनता है स्ट्रॉन्ग बनता है और एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ होती है, ठीक है, इस तरीके से होता है। अच्छा, अब मैं अगर इसकी स्पेसिफिक की बात करूँ कि लेस स्पेसिफिक होते हैं, लेस स्पेसिफिक, ठीक है। लेस स्पेसिफिक का मतलब है कि अगर मान लो आपको मैंने कोई भी मतलब ये कोई भी मैंने मटेरियल लिया है, ठीक है, मैंने कोई भी ये मटेरियल ले लिया, ठीक है, ये आपका एड्जॉर्बेंट होगा इसकी सरफेस, ठीक है। अब मैं एक को बोलता हूँ O2 को, N2 को, कोई भी गैस आएगा, कोई भी गैस ले लो, कोई भी जिस गैस को भी लोगे ये आके यहाँ पर क्या कर जाएगी, स्टिक कर जाएगी, ठीक है। मतलब यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एड्जॉर्बेंट के लिए कोई पर्टिकुलर एड्जॉर्बेट हो, ऐसा कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी गैस आके एड्जॉर्बेंट पे स्टिक कर सकती है, एक्यूमुलेट कर सकती है। हाँ, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन जरूर डिफर करेगा यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है कि O2 अगर एड्जॉर्बेंट पे अच्छी तरीके से जो एड्जॉर्बेंट लिया है वहाँ पे अच्छी से स्टिक कर रही है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि N2 भी उतने ही अच्छी तरीके से वहाँ पे बॉन्ड बनाएगी एड्जॉर्बेंट के साथ, ठीक है। तो ये आपका रहता है कि रेट डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल, ईच एंड एवरी एड्जॉर्बेट कैन स्टिक ऑन टू एड्जॉर्बेंट, ठीक है, इन दिस केस। लेकिन इसमें क्या होता है, इसकी हाई स्पेसिफिसिटी होती है, हाई स्पेसिफिक होते हैं, हाईली स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिक क्यों होते हैं, सुनना। हाईली स्पेसिफिक इसलिए होते हैं क्योंकि पता है आपको जो बॉन्ड बनने हैं यहाँ पे क्या बनने हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने हैं, ठीक है। अगर इन पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने हैं तो अगर एड्जॉर्बेंट को अपने मतलब का एड्जॉर्बेंट मिला ना, तभी अपने ऊपर स्टिक करवाएगा। अगर उसको अपने मतलब का एड्जॉर्बेंट नहीं मिला, ठीक है, तो वो स्टिक नहीं करवाएगा, क्योंकि अगर अपने मतलब का नहीं बना एड्जॉर्बेंट को, अपने मतलब का एड्जॉर्बेंट नहीं बना, तो वहाँ बॉन्ड जो बनेगी, बॉन्ड जो होगी बहुत ही वीक बन जाएगा। और वीक बॉन्ड तो केमिकल एड्जॉर्प्शन को फेवर ही नहीं करता है, ठीक है। वीक बॉन्ड किसको फेवर करता है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में। तो वहाँ पे कोई भी गैस ले रहे थे फिजिकल एड्जॉर्प्शन में, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के लिए हमें कोई पर्टिकुलर गैस ही लेनी पड़ेगी। तो ये आपका एक बहुत ही ज़्यादा हाईली स्पेसिफिक होते हैं केमिजॉर्प्शन, ठीक है। अगले में क्या है बच्चों, अगले में आपका रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। क्या आपके यहाँ पे वही चल रहा है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन है और ये केमिकल एड्जॉर्प्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि रिवर्सिबल इसलिए होते हैं, जैसे ये है आपका, ठीक है, यहाँ पर एक बार एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल आगे स्टिक हो गया ना, तो इसको बाहर भी वापस जा सकते हैं, क्योंकि इतने वीक बॉन्ड होते हैं, इनको निकालना बहुत आसान होता है, तो ठीक है, तो ये रिवर्सिबल होते हैं। लेकिन एक बार यहाँ केमिकल बॉन्ड बन गया ना बच्चों, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कि इसको निकालना नामुमकिन होता है। नामुमकिन तो नहीं कहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दे, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव में टेम्परेचर दे दें तो ये निकल भी जाता है, ठीक है। हालांकि उतना टेम्परेचर हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हम अफोर्ड नहीं करेंगे। हमें मतलब होता है कि एनर्जी रिलीज़ हो, ठीक है। हमें अगर अपनी तरफ से एनर्जी देनी पड़ रही है तो फिर उस रिएक्शन का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए एक्सेस में हर चीज़ बेकार ही होती है। तो यहाँ पर भी क्या है, टेम्परेचर जो होगा, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा, ठीक है, इरिवर्सिबल, ये ज़्यादा फेवर नहीं करती है दोबारा से बनना, ठीक है। ये रिवर्सिबल होते हैं और ये आपका रिवर्सिबल होता है, ठीक है। इतनी सी चीज़ रही। अब बात कर लेते हैं लिक्विफिकेशन की बच्चों। लिक्विफिकेशन का क्या मतलब होता है, देखिएगा, समझिएगा। लिक्विफिकेशन का, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस इंक्रीज एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। जो गैस जितनी आसानी से लिक्विफाई होगी ना, वो आसानी से उस पर एड्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, वो उस पर आसानी से एड्जॉर्ब हो जाएगा, या फिर एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। लिक्विफिकेशन का मतलब आप रियल गैसेस में पढ़ते हैं। रियल गैसेस में क्या करते हैं कि वेंडर वॉल कांस्टेंट दैट इज ए शुड बी हाइयर, ठीक है, हाई होना चाहिए। ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पे, मॉलिक्यूलर मास पे। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास, उतना ही ज़्यादा क्या है आपका ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन। और जितना ज़्यादा ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, उतना ही ज़्यादा आपका क्या क्या एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो इतनी सी चीज़ है, आपका इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ केमिकल एड्जॉर्प्शन में ऐसा कुछ होता ही, नो कंसेप्ट ऑफ लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन यहाँ कोई कंसेप्ट होता ही नहीं है आपका लिक्विफिकेशन का, ठीक है।
तो ये चीज़ आपकी इसमें रहती है, ठीक है ना। इसमें क्यों नहीं होता है, अच्छा ये भी सुन लो, जैसे कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में वैंडरवॉल कांस्टेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वैंडरवॉल जो कांस्टेंट होता है, मतलब या वैंडरवॉल फोर्सेज जो होती हैं वो काफ़ी वीक होती हैं, ठीक है। उसमें वीक बॉन्ड काम में आ रही है, इसलिए वैंडरवॉल कांस्टेंट से जोड़ लिया, फिर रियल गैस में और अच्छे से पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पर, तो वैंडरवॉल फोर्सेज तो लगती ही नहीं है, ठीक है, लगती ही नहीं है। तो जिसकी वजह से क्या है, ठीक है, देखिए वैंडरवॉल कांस्टेंट अलग है और वैंडरवॉल फोर्सेज अलग है, इतना मैं बता दूं। वैंडरवॉल कांस्टेंट आपको किस में पढ़ते हैं, आप रियल गैसेज में पढ़ते हैं, तो आप वहाँ पर जाके अच्छे से समझ सकते हैं इसको, ठीक है। हमने आपको डायरेक्ट बता दिया है कि ईज ऑफ लिक्विफिकेशन जो होता है वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पे, और जो मॉलिक्यूलर मास जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, ए पे, ठीक है। ये आपकी इतनी सी चीज़ें रहीं। और अगर मैं बात करूँ और देखना बच्चों, और इसमें और डिफरेंस क्या है, ये मल्टी लेयर फॉर्मेशन करते हैं, मल्टी लेयर फॉर्मेशन करते हैं, मल्टी लेयर फॉर्मेशन। और जो ये होते हैं केमीज ऑप्शन होते हैं, वो क्या करते हैं, मोनोलेयर एड्जॉर्प्शन करते हैं, मोनोलेयर, ठीक है। मल्टी लेयर और मोनोलेयर का क्या है, जैसे कि मैंने ये साइट बनाई, ये साइट बनाई, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एड्जॉर्ब हुए ना ये पार्टिकल, इस तरीके से एड्जॉर्ब हुए, अब ये इसके ऊपर भी आके एड्जॉर्ब होने लगते हैं, ठीक है, इसके ऊपर भी ऐसे एड्जॉर्ब होने लगते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, मल्टी लेयर बना ली इसने। अगर मोनोलेयर की बात करूँ तो मोनोलेयर जैसे एक ही लेयर बना पाते हैं इस तरीके से। ऐसा क्यों होता है बच्चों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एड्जॉर्बेंट है और जो एड्जॉर्बेट है, ठीक है, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होनी होती है, इसकी स्ट्रॉन्ग फोर्सेज काम में आती है, मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्सेज, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेज लगती हैं इसमें, मतलब बनती हैं, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, इनके बीच में इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो ये बॉन्ड बनाएंगे भी नहीं। जैसे ही ऑक्यूपाई हुई एक्टिव साइड्स आपकी, ठीक है, तो जैसे ही ऊपर आता है ना बच्चों, वो उतनी फोर्स महसूस ही नहीं कर पाता है, ठीक है, जो फोर्स वो एड्जॉर्बेंट के साथ महसूस कर रहा होता है। तो यहाँ पर क्या होती है, जो फोर्सेज यहाँ पर महसूस कर रहे होते हैं पहली वाली लेयर, वो सेकंड में नहीं कर पाता, और सेकंड में क्या बनने, वीक बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है, और वीक बॉन्ड ये फेवर नहीं करते हैं, वीक बॉन्ड ये फेवर नहीं करते हैं, ये करते हैं आपका, इसलिए आपका मल्टी लेयर फॉर्मेशन हो जाता है। ये थोड़ी सी भी फोर्स फेवर करते हैं, हमने बताया था गैसेज, कोई भी गैस जाएगी, हल्का सा भी अगर उसको इंट्रैक्शन महसूस हुआ ना, वो जाके चिपक जाएगी, ठीक है। रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन अलग हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, सरफेस एरिया, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन होगा, रेट ऑफ, सॉरी, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बोलना चाहिए, या फिर फिजिकल एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा, फिजिकल एड्जॉर्प्शन, ठीक है, इधर से लिखते हैं फिजिकल, फिजिकल एड्जॉर्प्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और सिमिलरली यहाँ पर भी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केमिकल एड्जॉर्प्शन। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ही ज़्यादा आपके एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल आके स्टिक होंगे एड्जॉर्बेंट पर, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वरना ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, कुछ और चीज़ें देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखेंगे, प्रेशर का देखेंगे, प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेंडलिच पढ़ना है, उसके बाद लैंगमूर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हमारा जब खत्म हो जाएगा तो फिर हमें कैटलिसिस शुरू करनी है, फिर कोलाइडल शुरू करनी है, तो पूरा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है इसमें। तो आप बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।